दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से पी के यादव सोशलिस्ट यूट्यूब चैनल में। साथियों, जो मेरा कर्तव्य है चैनल सोशल मीडिया में जुड़ने का कर्तव्य है, महापुरुषों की जीवनी बताना। महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए कितने काम किए ये बताना। तो आज की कड़ी में मैं ऐसे शख्सियत की, ऐसे लौह महिला की बात करूँगा जिसको दुनिया ने डाकू या बड़े उच्च वर्ग के लोगों ने डाकू का नाम दिया, जिसने अपने अस्मिता के लिए, अपने इज्जत मर्यादा के लिए चंबल की शरण ली। और साथ साथ ऊंची जात के लोगों ने 20-20 लोगों ने बलात्कार किया और लगातार 20 दिन तक किया। और जिसके अंदर जो खूबियाँ, जो कमियां रहीं, जिसके अंदर जो चाहा वो किया। ऐसे शख्सियत की बात करूँ जिसके नाम पर पिक्चर बनी और चंबल से लेकर सांसद तक का सफ़र तय किया। हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ जिसके नाम से पिक्चर बनी है, बैंडिट क्वीन। बात करना चाहता हूँ फूलन देवी की, जो केवट समाज से आती हैं। जालौन ज़िले में गुरहा गांव पड़ता है, जिसका 10 अगस्त 1963 को जन्मी फूलन देवी। दो भाई दो बहनों के बीच में सबसे छोटी बहन थी ये। और छोटी बहन के साथ साथ बचपन से बहुत विद्रोही स्वभाव की, बहुत ही स्वाभिमानी स्वभाव की लड़की रही। और बात बात पर झगड़ा करना, लोगों को तुरंत जवाब दे देना, ये इसकी मूल मानसिकता रही। तो कृपया आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को अगर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल का स्किप न करें। पूरी जानकारी मिलेगी। सांसद तक का सफ़र जो फूलन देवी ने किया है और क्या क्या इनके साथ यातनाएं हुई हैं, ऊंची जात के लोगों ने किस प्रकार यातनाएं की है। जो अपने आप को स्वयंभू, अपने आप को मजबूत समझते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि समाज में ईश्वर ने हमें मजबूत करके उतारा है, वो लोग महिलाओं के प्रति और दीन दुखी और साथ साथ शूद्रों और जिसे आज एससी कहा जाता है, पिछड़ा दलित कहा जाता है, उनके साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, ये जीता जाता उदाहरण है। उस समय, जब इस समय ये हालात है, लोग जूतों में पेशाब पिलाते हैं दलितों से, तो उस समय क्या हालात रहे होंगे महिलाओं के और दलितों के। मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। तो साथियों, 10 अगस्त 1963 को जन्मी फूलन देवी, जिनके पिता का नाम देवी दीन और माता का नाम मूला देवी है। तो बताया इससे पहले कि जालौन जिले के गांव पड़ता है गुरहा। गुरहा में जन्म होता है इनका। इनके दो दो बहनें और दो भाई होती हैं, जिसमें सबसे छोटी बहन होती है ये। और छोटी होने के साथ साथ विद्रोही स्वभाव की होती है। लगभग 10 वर्ष की उम्र में एक इनके साथ घटना होती है। 10 वर्ष की उम्र में इनके ताऊ जी, इनकी चूँकि इनके दो भाई जो होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं किसी बीमारी के कारण। तो इनके ताऊ जी सोचते ये हैं कि इनके लड़की लड़की हैं, इनकी ज़मीन का क्या काम है, ज़मीन कब्जिया लें। तो वो उस बेस पर एक इनके खेत में पेड़ होता है नीम का पेड़, उसे काटने के लिए अपने भाई से पूछते हैं। तो भाई इस कदर डरा हुआ होता है, इनके पिता देवी दीन डरे होते हैं, जो हाँ कर देते हैं कि हाँ काट लीजिए। तो उस दरमियान जब ये जानकारी फूलन देवी को मिलती है, उस समय मात्र 10 से 11 वर्ष की थी। और उस विद्रोह उत्पन्न कर देती हैं, अपने चाचा से, ताऊ से लड़ाई लड़ने लगती हैं और लड़ जाती हैं। और ये लड़ाई में ये कहती हैं कि हमारे जीते जी आप हमारी ज़मीन को कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो इसमें धरने में बैठ जाती है। तो इस विद्रोही स्वभाव की थी और इसमें मारपीट भी होती है, जिसमें जिसमें ताऊ के दो लड़के होते हैं, ये किसी प्रकार उसको हाथापाई में इनके ईंट या पत्थर से उनका सर फोड़ देती हैं। तो ये इस बात से बड़ा आहत होकर इनके पिता इनसे बहुत खासे नाराज़ रहते हैं और ये कहते हैं कि हर जगह लड़ाई करती है। तो उस महिला के अंदर, उस लौह महिला के अंदर, मैं तो उसे लौह ही कहूँगा, उस लौह महिला के अंदर एक अलग प्रकार का जज्बा था, जोश था। उस समय जो देखती थी समाज में दीन दुखियों और दबे कुचले लोगों, दलित अति पिछड़े लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, ऊंचे लोग कास्ट के लोग कर रहे थे, देख करके उसके अंदर एक अजीब प्रकार की घुटन सी होती थी। अपनी आवाज़ उठाती थी। जब कभी मार्केट में जाए तो फूलन देवी को जब लोग छेड़ते थे तो मुंह तोड़ जवाब देने का जज्बा रखती थी। ये देखते हुए तो एक बार गांव के लोग जंगल लकड़ी लेने गई थी, गांव के कुछ दबंग ठाकुरों ने उनके साथ जंगल में छेड़छाड़ की, तो जिससे उसे मारपीट कर दी और मार भी दिया। तो इससे इसके पिताजी बहुत आहत हुए और ये देखते हुए उनको लगा कि मेरी लड़की, चूँकि उस ज़माने में सन 1900 चूँकि 73-74 की बात है, उस ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोग बाल विवाह भी कर दिया करते थे। हालांकि बाल विवाह अपराध, आज तो एक नया कानून बन गया है कि 18 साल से 21 साल से नीचे शादी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस ज़माने की बात है, 1973 की बात है, 74-75 की बात है। तो वो इन्होंने ये सोचा कि लड़के की शादी कर दें तो जिससे कुछ राहत मिल सकती है। तो इन्होंने एक बगल के गांव महेशपुर पड़ता है, महेशपुर मजरे में मड़ैया आता है। मड़ैया का एक होता है इनके बिरादरी का, केवट बिरादरी से चूँकि आती हैं ये, केवट और मल्लाह भी कहते हैं इन्हें।
तो इन्होंने शादी कर दी। हालांकि उस समय इनकी उम्र 12 वर्ष होती है और जिससे शादी होती है उसकी उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष होती है। लगभग 3 गुना ज़्यादा उम्र वाले से शादी करके ये वहाँ जाती हैं, क्योंकि उस समय खाने खेलने की उम्र होती है। और ये वहाँ जाने के बाद जिस प्रकार ये अपने गाँव में अपने मायके में रहती हैं, अपने पिताजी के पास रहती हैं, उस प्रकार ये वहाँ भी खेलना खाना चालू कर देते हैं, जिससे वहाँ जो इनके सास ससुर और जो अन्य पारिवारिक लोग होते हैं उसमें एक कलह जैसे पैदा हो जाती है। तो उससे पति से मारपीट भी होती है, मारता पीटता है। और उस समय के दरमियान जो कि शादी के बाद जो प्रक्रिया होती हैं, एक प्रक्रिया होती है सुहाग रात मनाना, शारीरिक संबंध बनाना। उस प्रक्रिया में से इनको इतना जब होता है, गुजरना पड़ता है, तो इनके भयावह दर्द होता है, क्योंकि उस समय 12 वर्ष की उम्र में ना तो मैच्योर होती है कोई लड़की, ना ही कोई ऐसा उसके साथ व्यवहार करने की वो होती है। तो दर्द होता है, लगातार उसके साथ ये सहवास करते हैं और उसको और चिल्लाती है, चीखती है और ये कहती है कि मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। लेकिन उसकी कोई बात सुनता नहीं है। लोग अगल बगल पास पड़ोस के लोग भी सुनते हैं और कहते हैं नहीं, कोई नहीं सुनता है। तो इस बात वो इतना डर जाती है, इतना सहम जाती है कि वो अपना ऐसे करते करते लगभग साल भर तक बीत जाता है और वो दर्द सहती रहती है। उसकी मारपीट भी होती है फूलन के साथ। और इस डर के मारे वो अपना ससुराल छोड़ के भाग जाती है, अपने पिताजी के पास जाती है। जब पिताजी के पास जाती हैं तो उस समय इनके पिताजी ये कहते हैं कि नहीं, दो चार, माता जी से लिपट के बहुत रोती है और ये पिताजी ये कहते हैं देवी दीन कि नहीं, 2-4-10 दिन रुकेगी, इसके बाद इसके ससुराल फिर भेज दिया जाएगा। तो जब फिर एक हादसा इनके साथ होता है और वो हादसा ये होता है, किसी से फिर मारपीट ठाकुरों से हो जाती है इनकी छेड़छाड़ के मामले में। फिर पूरे इनको जेल लिखा, रिपोर्ट लिखा देते हैं कि घर से चोरी करके आई है, तमाम सारी चीज़ें, पंचायत होती है, ठाकुरों के दबंग लोगों ने इनसे पंचायत करवाया और इसको फिर जेल में डाल देते हैं। और जेल में डालने के बाद 3 दिन तक थाने में न्याय मिलने के बजाय इसके साथ फिर वही हादसा होता है, बलात्कार होता है। फूलन के साथ ऐसा लगता है ईश्वर ने लिख दिया था कि यही हादसे से गुजरना होगा। बलात्कार फिर करते हैं 3 दिन तक, उसे वहाँ भी न्याय नहीं मिलता है। तब जा करके वो वहाँ से जब छूट के आती है, जब उसको छूट के आती है और अपने फिर जब गांव आती है तो इसके पिताजी फिर इसके साथ इसको गांव में एक निर्णय लेते हैं, पंचायत बैठती है, इसको इसके मौसी के लड़के के पास, महेश के पास भेज दिया जाता है। और कुछ दिन तक महेश के पास रहती है। उस दरमियान इस चूँकि विद्रोही स्वभाव की महिला थी, इसके अंदर एक विद्रोह उत्पन्न हो गया था कि मुझको अपना बदला लेना है। लोगों को लोग जीने नहीं देते हैं, क्या छोटी जात के लोग कीड़े मकोड़े होते हैं, ये लोग जीने नहीं देते हैं। तो ये बदला लेने को उससे डाकुओं के शरण में आ जाती है। इनके इनके संबंध डाकुओं से होते हैं। इस मुखबरी के एवज में फिर से इसके एक बार जेल हो जाती है, दोबारा जेल होती है। और ये फिर वही हादसा इसके साथ गुजरता है। फिर धीरे धीरे करके ये जंगल की शरण ले लेती है और जंगल में एक विक्रम मल्लाह बाबू गुजर की गैंग का लीडर होता है, वो इसको मिलता है और बताता है पूरी बात। तो कहता है तुम्हारी यहाँ जगह नहीं है, आओ चलते हैं, आपको जंगल ले चलते हैं। यह सुनते ही, चूँकि एक गैंग लीडर होता है बाबू गुजर इसको उठा ले जाता है। बहुत मन्नतें करते हैं लोग, लेकिन उठा ले जाता है जंगल में। जब वहाँ ले जाते हैं फिर इसके साथ वही हादसा होता है जो इससे पहले इसके पति ने इसके साथ किया था, बेग अनचाहा। तब तक में 2-4 साल, लगभग 14-15 वर्ष की फूलन देवी हो जाती हैं, कुछ समझदार हो जाती हैं। उस दरमियान बाबू गुर्जर इसके साथ रेप करने की कोशिश करता है। चूँकि विक्रम मल्लाह इस बिरादरी से आता है तो उसके अंदर सभी मल्लाह बिरादरी के जितने वहाँ पर डकैत होते हैं, जो इनके ग्रुप में होते हैं, इनके टीम में होते हैं, वो लोग इसका विरोध करते हैं कि ये अनचाहा व्यभिचार करना गलत है। तो इस बात को लेकर विक्रम मल्लाह कहता है कि नहीं, मैं इसका विरोध करूँगा। वो अपना, चूँकि वो गैंग लीडर होता है, बाबू गुजर गैंग लीडर होता है, तो वो कहता है जो मैं चाहूँगा वो होगा। तो ये देख करके एक दिन जबरन इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, तो विक्रम मल्लाह उसको गोली मार देता और मर जाता है। इस टीम में 2 लोग और रहा करते, भाई भाई श्री राम और लाला राम, जो ठाकुर बिरादरी से आया करते थे। तो जब उसका मर्डर हो जाता है, उसका टीम लीडर स्वयं विक्रम मल्लाह बन जाता है। और उसी दरमियान फूलन देवी को ये बंदूक चलाना, राइफल चलाना, गोली चलाना सिखाता है और निशाना लगाना सिखाता है और सारी बातें बताता है कि कैसे आपको क्या करना है। दरमियान तमाम सारे चोरी डकैती राहजनी या तमाम सारे हेरा फेरी ये लोग करते हैं, इसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। और फूलन देवी जब किसी प्रकार छूट कर आते हैं श्री राम लाला राम जेल से और आते हैं, ये पूछते हैं विक्रम मल्लाह से कि तुमने मुख्य मतलब गैंग लीडर को क्यों मार दिया और तुमने बाबू गुजर को क्यों गोली मार दी। उनसे आपसे विवाद हो जाता है और वो भी गलत निगाहों से फूलन देवी को देखने लगते हैं और वो ऐसा करने से आपसे मतभेद हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। इसी दरमियान छीना झपटी में विक्रम मल्लाह को श्री राम लाला राम गोली मार देते हैं और फिर ठाकुरों और मल्लाहों का जो
ग्रुप है वो अलग अलग हो जाता है, डकैतों का ग्रुप जो अलग अलग हो जाता है। इसी दरमियान ये चलता रहता है। फिर जब ये हो जाता है तो चूँकि फूलन देवी की वजह से आपसी दरार हुई थी और फूलन देवी की वजह से विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर को गोली मारी थी, तनातनी हो जाती है। चूँकि एक ग्रुप हो जाता है मल्लाहों का, एक ग्रुप हो जाता है ठाकुरों का। तो इस दरमियान श्री राम लाला राम जब किसी प्रकार मौका पा करके इसको पकड़ ले जाते हैं गोली मार के, किसको, फूलन देवी को। और वहाँ कानपुर के शहर के पास पड़ता है बेमई, बेमई ठाकुरों को गांव है। वहाँ पर ले जा करके फूलन देवी के साथ लगभग 30 से 40 लोग बलात्कार करते हैं और 20 से 21 दिन तक बलात्कार करते रहते हैं। और कोई ये देखने वाला नहीं आया, बूढ़े बुजुर्ग जिसकी जो इच्छा हुई वो बलात्कार करते हैं। फूलन देवी ने अपने इतिहास में अपने मुजबानी एक बात बताई है, तो उस करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ तक ये करते हैं कि फूलन देवी इतना टूट चुकी होती है, बीमार हो चुकी होती है। एक दिन फूलन देवी को निर्वस्त्र करके बगैर कपड़े के कुएं के पास ले जाते हैं पानी भराने के लिए और गांव में ऐलान करते हैं, देखो मल्लाह बिरादरी के लोग, तभी कुचले जातियों के लोग, छोटी जातियों के लोग, अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम ऐसी आपकी इज्जत मर्यादा आबरू लूट करके ऐसी आपके साथ यातना देंगे कि आप लोग कांपोगे। लेकिन धीरे धीरे यह बात दूर दूर तक फैल जाती है, इस गांव से उस गांव आग की तरह फैलती चली जाती है। और यह जानकारी ग्रुप लीडर, गैंग लीडर में जो गैंग का लीडर गैंग होता है मल्लाहों का, उसको जानकारी मिलती है और किसी प्रकार उसको छुड़ा ले जाते हैं। जब छुड़ा ले जाते हैं तो वहाँ पर इतना बीमार हो जाती है, इनके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, इनके अंदर तमाम सारी बीमारियाँ फैल जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं। चूँकि उसको खाना भी नहीं दिया गया, उसको पानी भी नहीं दिया गया, उसके साथ यातनाएँ दी गई। तो किसी प्रकार 1-2 महीने 3 महीने इलाज करने के बाद फूलन देवी ठीक होती हैं। पूर्णतः ठीक होने के बाद फिर एक टीम लीडर घोषित किया जाता है फूलन देवी को। और धीरे से जैसे ठीक होती हैं उस दरमियान सबसे पहले अपने पति के पास जाती हैं और पति को जब जाती हैं वहाँ ऐलान करती हैं, निकाल के उसके बांध के विधिवत बंदूक के बट से और पिटाई करती हैं कि जो हादसा मेरे साथ किया गया है पूरे गांव में ऐलान करती हैं। और यहाँ तक कह देती हैं गांव वालों से कि आप चिट्ठी पत्र लिख के एसपी कप्तान के पास भेज दीजिए कि अगर इस प्रकार छोटी उम्र में शादी कोई करता है तो उसका यही असर होगा जो पुत्तीलाल का हुआ है। और बहुत मारपीट करती है, यहाँ डंडे लाठी बंदूक के बटों से मारती हैं। और ये बात हालांकि 2-4 10 25-50 गाँव में फैल जाती है और ऐसा करने से लोग डरने लगते हैं। फिर इसके बाद बात आती है 7 महीने बाद, 14 फरवरी की बात है, इनको जानकारी मिलती है कि बेमई में श्री राम और लला राम शादी समारोह में आने वाले हैं। तो उस समय फूलन देवी और उसके पूरे टीम जो है पुलिस की वर्दी में वहाँ जाते हैं। और हालांकि किसी प्रकार सूचना मिल जाती है, श्री राम लाला राम वहाँ उपलब्ध नहीं थे, तो लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि उनके अंदर एक टीस भी भरी हुई थी फूलन देवी के अंदर, क्या उस समय जब ये हमारे साथ गलत कर रहे थे, जितने लोग देख रहे थे, पूरा गांव चढ़ के आस पास देख रहा था, क्या उन लोगों के अंदर ये जबान नहीं निकली, क्या या आप गलत कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी की मर्यादा इज्जत को तार तार कर रहे हैं, आपने सब कुछ कर डाला, इसकी इज्जत लूटी, 10-10 30-30 40-40 लोगों ने इज्जत लूटी, इसके बाद भी आप इसके साथ इतना बड़ा व्यवहार कर रहे हैं। ये है नीची जातियों का, आज भी क्योंकि आज ज़माने में चल रहा है। तो ये जब चल रहा था तो इसके बाद आती है बात, जब पहुंचती हैं वहाँ फूलन देवी तो वहाँ लगभग 22 लोगों को एक साथ में लाइन में खड़ा करके गोली चला देती हैं और ये ऐलान करती हैं अगर फिर से दोबारा ऐसा अत्याचार हुआ, फिर से दोबारा फूलन को जन्म न लेना पड़े, ऐसा अत्याचार हुआ फिर, ये बात पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। 22 ठाकुरों का, 22 लोगों का अत्याचार हुआ। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और सब लोगों पर पूरी सरकारें हिल जाती हैं, पूरी यूपी की सरकार हिल जाती है, एमपी की चूँकि सटा हुआ एमपी की सरकार हिल जाती है। इसे पकड़ने के लिए बार बार दबिश दी जाती है, पूरे जंगल में पुलिस दौड़ती है, खाक छानती है। और यहाँ तक कि कहीं कहीं उनके पानी में जहर मिला जाता है, वहाँ भी बच जाती हैं और जंगल यहाँ वहाँ भगती रहती। इस दरमियान कई मर्डर भी करती हैं फूलन देवी, राहजनी भी करती हैं, तमाम सारे मुकदमे इनके 48 से 50 मुकदमे तक इनके ऊपर कायम होते हैं। धीरे धीरे करके फिर एक बात ऐसी आती है कि इनको सरेंडर करने की अपील की जाती है, जिसमें सरेंडर में शर्तें रखती हैं कि मैं सरेंडर यूपी पुलिस के हाथों नहीं होंगी, मैं एमपी पुलिस के हाथों होंगी। तो इसके लिए एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी जो एक हैं, एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी को ये कमान दी जाती है और वो बातचीत करते हैं। बातचीत के दरमियान ये बात तय होती है, इनकी 6 शर्तें होती हैं कि मैं हथियार सबके सामने नहीं डालूंगी, मैं हथियार बापू गांधी जी की मूर्ति के सामने और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने डालूंगी, और हमारे किसी भी साथी को फांसी की सज़ा नहीं होगी, और हमारे परिवार को ज़मीन दी जाएगी, हमारे परिवार को या हमारे साथी को पेंशन दी जाएगी। और मैं जब
सरेंडर करूँगी उस समय राष्ट्रभक्त गाना बजना चाहिए और मैं पूरे परिवार लोगों के सामने सरेंडर करूँगी, ऐसी कुछ घटना होती है। 1983 की बात है। 1983 में फरवरी 1983 को ये होता है और जब सरेंडर करने जाती हैं तो सरेंडर करने के दरमियान पूरे इलाके में चर्चा, चूँकि डकैती के दरमियान इनके अंदर एक बात थी कि अमीरों से धन लूट कर गरीबों की बहन बेटियों की शादी करना, तो इतना इस चर्चा का विषय बन गई थी, गरीबों के लिए मसीहा भी बन गई थी ये। तो इसलिए लोगों के अंदर जब जैसे जैसे सुने लोग, इतना ज़्यादा लोग आ गए थे वहाँ, 300 पुलिस के सैनिक थे वहाँ, लेकिन लगभग बताते हैं कि 10 से 15,000 लोग इकट्ठा हो गए कि देखिए हमारी फूलन देवी आज कैसे गिरफ्तार हो रही है। तो वहाँ जैसे सरेंडर करती हैं और जेल चली जाती हैं 83 में। इसके बाद लगातार लगभग 10 साल तक जेल में रहती हैं। 93 में इन्हें और जेल के दरमियान बीमार होती हैं और बीमारी में इनके यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, इनके गर्भाशय में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर उस दरमियान बताते हैं, जैसा लेख में मिलता है, जैसा हमने पढ़ा, जैसे रीड किया उसमें, कि इनका बच्चेदानी निकाल दी जाती है। इसलिए निकाल दी जाती है कि ऐसी कोई दूसरी फूलन देवी न पैदा हो, विद्रोही महिला न पैदा हो। देखिए अत्याचार, कितना अत्याचार होता है महिलाओं के साथ। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा, बहन बेटियों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अपने हक़ की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार होना चाहिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ना ज़रूरी होता है। तो मैं आगे बताता हूँ, जब 93 में पैरोल पर छूट के आती हैं तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव होते हैं और वो इनके सभी 48 मुकदमे वापस ले लेते हैं। चूँकि सरकार में रहते हैं तो ये जब 48 मुकदमे वापस लेते हैं तो जेल इनके सारे मुकदमे माफ़ हो जाते हैं और 1995 में जब चुनाव होता है तो ये फूलपुर विधानसभा से इनको चुनाव लड़ा देते हैं मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से और ये चुनाव जीत के आती है सन 95 में। तो 95 से 99 तक रहती हैं सांसद। पहली बार जब सांसद रहीं, इसके बाद फिर दोबारा चुनाव फिर 99 में लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद तिबारा 2001 में फिर चुनाव होता है, तिबारा चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीत जाती हैं, लेकिन समय गति कोई अच्छा न रहा और 25 जुलाई 2001 को किसी प्रकार इनके शेर सिंह राणा ठाकुर, जो ये कहते हुए गोली मरवा देता है, मार देता है कि इसने ठाकुर समाज को गोली मारी थी, इस वजह से मैंने इसको गोली मारी है। तो ये रही फूलन देवी की स्टोरी। मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि बहन बेटियों को शिक्षा देना, दबे कुचले दलित भाइयों की आज भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने बहन बेटियों को शिक्षित मजबूत बनाएं, लौह महिला मनाएं। इसको मैं डकैत नहीं मानूंगा, इसको मैं लौह महिला, आयरन लेडी कहूँगा। तो मैं इसी के साथ चैनल को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।